समझिएगा कि अगर आज दिन भर में केवल एक ही क्वेश्चन पढ़ा जाए तो भी पर्याप्त होगा, इतना महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है? क्यों आग में झुलस रहा है कनाडा? भैया कनाडा जो कि अक्सर जाना जाता है ठंडे इलाकों के कारण, किस लिए जाना जाता है? ठंडे इलाकों के कारण जिसे जाना जाता है, वो ठंडे इलाके जिसमें कि हमेशा यह माना जाता है कि औसत तापमान कभी अगर बढ़ेगा तो 19 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचेगा, 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर पहुंचेगा। साथियों वहां तो कुछ गजब ही हो गया है। गजब ये हुआ है कि वहां औसत तापमान बढ़ के 50 डिग्री पहुंचने वाला है। रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप इस वर्ड को नोटिस करें तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 2.5 गुना तापमान बढ़ चुका है। और एक दिन में नहीं, ये पूरा सीजन जो गर्मी का है, और हालात ये हो गए हैं कि जंगलों में आग लग गई है इतनी गर्मी से, और गर्मी की वजह से लगी आग के कारण अब तक, आग और गर्मी के कारण अब तक 233 लोगों की रिपोर्टेड जान जा चुकी है कनाडा में, कि इतने लोग मर चुके हैं। वैंकूवर जो कि आप लोग पढ़ते भी हैं कामागाटामारू प्रकरण के दौरान, वो वैंकूवर बुरी तरह झुलस रहा है। आज के सेशन में आपको सारी बातें हम बताने वाले हैं। यदि हम बताएं कि ये कौन से पेपर से संबंधित है, तो जीएस पेपर 1 से संबंधित है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनन आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी ने वर्ष 2015 या 16 के मेंस में दिल्ली के लिए भी यही वाला सवाल पूछा हुआ है कि क्या होता है हीट डोम। एक बार दिल्ली में भी इतनी ही भीषण गर्मी पड़ी थी 2015 में, और उसी साल यूपीएससी ने यह सवाल मेंस में पूछा था। तो आज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए शब्द यूज किया गया था हीट आइलैंड, हीट डोम यूज नहीं किया गया था, हीट आइलैंड यूज किया गया था। आज जो हम शब्द यूज कर रहे हैं दैट इज हीट डोम। तो इसे थोड़ा फोकस करके समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट खबर है। आइए मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, जरा सुनिएगा। साथियों वर्तमान में हीट डोम का सामना कौन कर रहा है? तो कनाडा कर रहा है। ना केवल कनाडा, उसके पड़ोस में जो कनेक्टेड बॉर्डर अमेरिका के हैं वो भी हीट डोम का सामना कर रहे हैं। हो क्या रहा है अब मैं आपको बताता हूं। साथियों जैसा आपने अभी सुना, यहां का औसत तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत का मतलब समझ रहे हैं, साल भर में एवरेज टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला तापमान, यहां पर औसत तापमान 19 से बढ़ के 49 डिग्री 49 डिग्री हो चुका है। लोगों को इसकी कतई आदत नहीं है। आदत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि दुनिया के सभी अखबार और बिल्कुल ज्योग्राफिस्ट जो लोग हैं वो ये समझाने में लग रहे हैं कि आफ्टर ऑल कनाडा में ऐसा हुआ क्या है। मजेदार बात आप देखें तो आपको यह मैप से समझ में आएगा कि अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर जहां शेयर हो रहा है, इस जगह आपको ये जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है, यह बताएगा कि यह गर्म इलाका है। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, 10,000 साल में ऐसा हुआ है। 10,000 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है। 10,000 साल के अंदर कनाडा में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां पर औसत तापमान लगभग 16.4 रिपोर्टेड है। मैं 19 बता रहा हूं, कुछ अखबारों में 16.4 है। वहां पर 45 डिग्री से ऊपर तापमान जा चुका है। रियल टेम्परेचर 49 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर चुका है। आप यहां पर देखें, ये सारे की सारे लाल हुए क्षेत्र हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। साथियों हो क्या रहा है? तो यहां पर एक विशेष प्रकार का हीट डोम बन रहा है। अब आपको जानना है कि आफ्टर ऑल ये हीट डोम होता क्या है। मैं आपको यहां पर सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दे दूं। यहां पर सरकार के द्वारा सड़कों पर फव्वारे चलाए जा रहे हैं, स्प्रिंकलर्स चलाए जा रहे हैं, फाउंटेन्स चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग जो है वो गर्मी से राहत पा सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं साथियों, तो यहां पर और क्या किया जा रहा है। सड़कों के ऊपर फव्वारे चलाए जा रहे हैं। चूंकि ये ऐसी क्षेत्र है जहां पर लोगों को घरों में एसी लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे अपन लोग घर में एसी लगाते हैं क्योंकि अपन गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन यहां पर लोगों को एसी लगाने की जरूरत होती नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने खुद ने क्या किया है, सरकार खुद से ऐसे सेंटर्स हाथों हाथ बना रही है जहां पर एसी लगाया जा सके, और एसी में लोगों को विस्थापित किया जा रहा है कि आप एसी वाले कमरों में जाके सेट हो जाइए। सरकार दिन रात लगा करके यहां पर एसी का कमरा बना रही है। इसके अलावा स्विमिंग पूल जो कोरोना के चलते बंद कर दिए गए थे, उन पूल्स को वापस खोल दिया गया है कि ताकि लोग पानी में पड़े रहें और बचे रह जाएं। हालत यह हो गई है कि जिन होटल्स में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं या फिर जो सिनेमा हॉल एयर कंडीशनर हैं, उन सिनेमा हॉल और होटल्स के कमरे पूरी तरह फुल हो चुके हैं। लोगों को शिफ्ट करने के लिए
यहां पर ट्रेन और बस चला दी गई हैं ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित विस्थापित किया जा सके। इतना कुछ कनाडा के अंदर हो रहा है। स्विमिंग पूल्स को खोल दिया गया है कि बढ़िया से जाइए, कूदिए, नहाइए, जो करना है करिए, लेकिन सुरक्षित रहिए। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर हो क्या रहा है, जरा ये बताइए। तो अब मैं आपको बताता हूं साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में आइडिया देता हूं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तमाम बातें आपको समझ में आएंगी। साथियों होता क्या है कि आपके सामने ये जो मैप दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो लाइन खिंची हुई दिख रही हैं आपको, जिन्हें आप लैटिट्यूड कहते हैं, तो आप देखते हैं कि यहां पर आपको ये जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये दिखाई पड़ती है। ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं ना कहीं मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर से क्रॉस होकर निकल रही है। साथियों यहां पर अगर हम कनाडा की बात करें तो भैया कनाडा तो पूरी तरह से ही, इवन खुद अमेरिका, ये पूरी तरह से टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट जोन जहां पर सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पहुंचता। इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि इस क्षेत्र में तो सूर्य का खुद का प्रकाश नहीं पहुंचता। देखिए इंडिया की कंडीशन बहुत अलग है। इंडिया बिल्कुल कर्क रेखा पर पड़ रहा है, जहां पर 21 जून को तो सूर्य खुद सीधा आके गया है। अगर हम देखें तो ये तो भैया बिल्कुल एकदम समझिए फ्रिजिड जोन के नजदीक है कनाडा। अमेरिका हटा लो तो ये रहा कनाडा, जहां पर की सीधी किरणें नहीं पहुंचती। यहां पर तापमान की तो बात ही छोड़ दो। ऐसी स्थिति में यहां पर इंडिया से ज्यादा तापमान हो रखा है। तो भाई ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, ये बहुत बड़ा क्लाइमेटिक कारण है। अच्छा, अब इसको समझाऊं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको और समझाता हूं जिससे कि आप ये सारी बातें समझ पाएंगे। देखिए क्या होता है ना साथियों, मान लो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं। आपने कभी नोटिस किया, एक व्यवहारिक चीज को नोटिस करना, फिर हम आगे चलते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया कि अपने जिस जगह आप रह रहे हैं, कितनी भी धूप पड़ ले, लेकिन दोपहर 12 बजे तक आपको गर्मी नहीं लगती है? मतलब उतनी गर्मी नहीं लगती है जितनी कि शाम के समय लगती है, 2 से 4 बजे के बीच में, या फिर 3 से 5 बजे के बीच में, जब सूरज तो सीधा नहीं होता लेकिन गर्मी जबरदस्त लगती है। क्या कभी आपने नोटिस किया है? दोपहर 12 बजे जब सूरज बिल्कुल सिर पर टकरा रहा है, तब इतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी दोपहर 2 से लेकर के 5 के बीच में लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि हर दिन हमारी जो पृथ्वी है ना, वो सूरज के तापमान को पहले अवशोषित करती है। जब पूरी तरह पेट भर जाता है तो फिर उस तापमान को निकालना शुरू करती है, उसको मतलब रिटेलिएट करती है, उसे वापस प्रकीर्णित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो जो प्रकाशित, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी के अंदर हीट बन के समा गई थी, वो दोपहर बाद वापस निकलना शुरू होती हैं। बच्चों जब वो निकलना शुरू होती हैं तो हम ऊपर से गर्म नहीं हो रहे होते, हम असल में पृथ्वी की गर्मी से गर्म हो रहे होते हैं, और वो चीज हमें बेचैन कर देती है। अगर आपने ये चीज नोटिस की हो तो चलिए मैं एक चीज और नोटिस कराता हूं। क्या कभी आपने नोटिस किया है, अगर आप कभी अपने बाबा दादी के साथ बैठे हो तो उनका एक बहुत जबरदस्त परसेप्शन होता है, और वो क्या कहते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है तब वो एक लाइन बोलते हैं, आज बादल हो रहे हैं, है ना? तो आपकी समझ में नहीं आता यार, बादल हो रहे हैं तो टेक्निकली तो ठंड होनी चाहिए, गर्मी क्यों हो रही है ना? आपने कभी भी नोटिस किया होगा, बादल हो रहे हैं तो वो मतलब पहले ही पहचान जाएंगे गर्मी हो रही है, इसका मतलब बादल हो रहे हैं, माने कि ऊपर कहीं ना कहीं बादल है। तो अब भाई एक बात बताओ, गर्मी से बादल का क्या लेना देना? अगर हमारे हिसाब से सोचें तो बादल से तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं आएगी। जब नीचे नहीं आएगी इसका मतलब यह हुआ कि जो तापमान है वो कम होना चाहिए, लेकिन गर्मी बढ़ रही है क्योंकि ऊपर बादल है। ये तो बिल्कुल उलट बात हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए होता है बच्चों कि जो पृथ्वी पर हमारे यहां पर तापमान आया था ना, अगर दोपहर बाद बादल बने हैं तो गर्मी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि जो सूरज की रोशनी आनी थी वो तो आ ली, लेकिन जब उसके लौटने का टाइम हुआ तो उन बादलों ने उस लौटती हुई विकिरण को अपने पास अटका लिया, अपने पास रोक लिया, और उसे लौट करके वापस वायुमंडल में जाने नहीं दिया। तो वापस वायुमंडल में चूंकि वो लौट के नहीं जा रहा है, इसलिए वो जो पूरा की पूरा बादल है उसकी वजह से निकला हुआ टेम्परेचर पृथ्वी का ही तापमान बढ़ा रहा है। तो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ने का आपने कैरेक्टर देखा, वो सामान्यतया ऊपर बादलों के बन जाने से, या फिर ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा हवाएं इकट्ठी हो जाएं, चाहे वो हवाएं आपने प्रदूषण के माध्यम से निकाली हो, तो भी जमीन का तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान कैसे बढ़ा? तो तापमान बढ़ने के पीछे रीजन ये बताया, या तो बादल आ गए हों, या फिर गर्म हवाएं, या जो आपने
प्रदूषण जिसे कहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या फिर जो भी गंदी हवाएं आपने निकाली हैं, वो सारी जाकर के ऊपर की तरफ जम गई और उसकी वजह से पृथ्वी का तापमान ऊपर की तरफ नहीं लौट पाया। चूंकि साथियों इस रुकी हुई हवा ने जमीन का तापमान बढ़ाया है, इस वर्ल्ड का तापमान, इस ग्लोब का तापमान बढ़ाया है, तो इस परिस्थिति को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो क्या वाकई में ये रुकी हुई हवाएं ही हैं जो कनाडा का तापमान बढ़ा रही हैं? दोबारा सुनिए, क्या वाकई में ये बड़ी हुई हवाएं ही हैं जो कनाडा का तापमान बढ़ा रही हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है इस चीज के लिए? जी नहीं। एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार नहीं है। किसी ने भी क्लाइमेट को अभी तक रीजन नहीं दिया। हां, वन ऑफ द फैक्टर आप कह सकते हैं। जब इतने सारे फैक्टर बोलो तो कह देना कि ग्लोबल वार्मिंग भी था। जैसे होता है ना कि भाई ये सब्जी किस चीज से बनी है, तो अब सब्जी के अंदर आप बताएंगे कि मसालों से बनी है, पनीर से बनी है, जो भी आप सब्जी के अंदर मीनू बोलेंगे। लेकिन किसी ने कहा अरे भैया पानी का नाम लेना भूल गए। पानी भी तो बोलो, पानी भी तो डला है इसमें। बिल्कुल वैसे ही है कि इतना जो टेम्परेचर बढ़ा है, इसमें आप लोग केवल ग्लोबल वार्मिंग कह दें तो बिल्कुल गलत होगा। बहुत सारे अदर कारण जिम्मेदार हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि औसत तापमान से 2.5 गुना तापमान का बढ़ जाना, जिसकी वजह से आग लगने की सिचुएशन आ गई, लोग मर रहे हैं, ये अचानक कैसे हो गया? तो साथियों इसके पीछे एक विशिष्ट परिस्थिति का बनना हुआ, और वो विशिष्ट परिस्थिति क्या है? वो है हीट डोम की परिस्थिति। अब ये हीट डोम क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। साथियों सामान्यतया क्या होता है, अब थोड़ा सा ज्योग्राफी के आधार पर आते हैं, थोड़ी सी ज्योग्राफी इसमें समझनी होगी, फिर हम वापस इसी हीट डोम पर आएंगे आपको ये बात समझाने के लिए। देखिए थोड़ा सा हम लौटते हैं और आपको मैप के माध्यम से एक बात सिखाते हैं। देखो बेटा, होता क्या है, हमारे पास सामान्यतया जो इक्वेटर वाला क्षेत्र होता है, अरे कहां गया भाई हमारी इक्वेटर? देखो बेटा, इन जनरल क्या होता है कि जो हमारी इक्वेटर होती है ना, इस इक्वेटर के पास में सूर्य के प्रकाश के पड़ने के कारण जो समुद्र का तापमान है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आसमान में ऊंची उठ करके गर्म हवाएं चली जाती हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया है, इक्वेटर अर्थ की वो जगह है जहां रोजाना शाम को 4 बजे बारिश आती है। क्यों आती है? क्योंकि सूरज का प्रकाश यहां पर रहता है तो वो पानी को गर्म कर देता है, और गर्म पानी तो हमेशा ऊपर उठता है, तो गर्म पानी भाप बन के ऊपर उठता है। तो ऊपर उठा हुआ जो पानी जाता है वो धीरे धीरे कहां गिरता है? नीचे आकर के। बोले बादल बन गया तो ऊपर से बरस जाएगा। सरल रूप से समझिए, मान लीजिए कि यहां से पानी ऊपर उठा तो भाई भाप बन के उठा। भाप का मतलब क्या हुआ? वायु प्लस वाटर, ये दोनों यहां से ऊपर उठ करके आकाश में चले गए, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में पहुंचे, थोड़े भारी हो गए क्योंकि ठंडे हो गए। तो ठंडे होने के कारण उनको अपना वजन झेला नहीं गया, जिस वजह से वो पानी की जो बूंदें हैं वो संघनित होकर नीचे गिर गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कई बार आप सर्दियों में नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं किसी भगोनी के अंदर या किसी बर्तन के अंदर, और आप उसको प्लेट से ढक देते हैं, तो पानी के गर्म होने पर प्लेट के ऊपर बूंदें जम जाती हैं, आपने देखी हो। तो बिल्कुल वैसे ही इक्वेटर के ऊपर क्षोभ मंडल से बादल बरस जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। तो सर अभी क्या हुआ है? तो सुनिए अभी क्या हुआ। तो अभी क्षोभ मंडल से उठी हुई यानी स्ट्रेटोस्फीयर से उठी हुई जो हवाएं हैं ये सामान्यतः बरस तो इक्वेटर पर ही जाती हैं, लेकिन पानी के बरसने के बाद जो बची हुई हवा रह जाती है वो बची हुई हवा आगे जाकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरने लगती है, क्योंकि ऐसे उठी थी और जाकर वापस नीचे आने लगी। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास घर में कोई पंखा हो, जो टेबल फैन जिसे अपन कहते हैं, अगर वो हो तो आप नोटिस करिएगा कि टेबल फैन को अगर आप इस प्रकार से जमीन से ऊपर की तरफ मुंह करके चलाएंगे तो वो आपकी दीवार पे टकराएगा और टकरा करके साइड वाली दीवारों से नीचे हवा भेज देगा, यानी कि आपको साइड वाली दीवारों के ऊपर हवा फील होगी। बिल्कुल ऐसे ही यहां होता है। इक्वेटर से हवा उठी और उठ करके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर ऊपर से जाकर के नीचे की तरफ आने लगी। तो जहां हवा गिरने लगी उस जगह आपको हवा के नीचे आने के कारण दाब फील हुआ। क्या फील हुआ? प्रेशर फील हुआ, जिसे आप एयर प्रेशर कहते हैं। चूंकि ये दाब किसका था? एयर का था, इसलिए क्या कहा? इसे एयर प्रेशर कहा गया। हां भाई, एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम है रेशव, कृपया करके टीम इन्हें ब्लॉक करें। ये कह रहे हैं
ब्लॉक करो अनब्लॉक करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, ये कौन है पता नहीं, कौन बालक है, खुद से बेचारा परेशान हो रखा है, कीमी कीमी करके है, ये अपने आप को ब्लॉक करने के लिए दुखी हो रखा है। ये सुबह सुबह फ्रस्ट्रेट हैं, यहाँ दुनिया की बात चल रही है, ये अपनी बात को लेकर के पड़े हुए हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन का लेवल है। कोई नहीं, गर्मी शायद इनके यहाँ पर भी बढ़ गई है। तो अब हो क्या रहा है, तो भाई इस चीज को अगर आप नोटिस करें तो हो क्या रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है यहां पर, ये प्रेशर जमीन पर बढ़ता है, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिको वाले क्षेत्र के अंदर तो एयर प्रेशर बढ़ने के कारण यहां पर होना चाहिए था, जैसे इंडिया में होता है, एयर प्रेशर बढ़ता है तो गर्मी होती है, हमें समझ में आता है, क्योंकि केवल गर्म हवा उतर के नीचे आ रही है बिना पानी के। लेकिन अब कनाडा में क्या हो गया, तो अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, हुआ कनाडा के साथ कुछ ट्रेजेडी है, और वो क्या हुआ है साथियों, ये जो हवा उतरने वाली थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उतरती, तो उतरने की वजह से यहां पर तो तापमान बढ़ता, लेकिन इस बार वो उतरना भूल गई। बोले उतरना भूल गई से मतलब क्या हुआ, वो हवा उतरने की जगह आगे उतर गई। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे आपको कई बार बस में कोई सफर करा रहा है, और बस में सफर कराते समय आपका स्टॉपेज आया, कोई वहां रुकना भूल गया कि भाई अरे बस रोक रोक, वो वहां रोकना भूल गया, आपको अगले बस स्टैंड पर रोक दिया। अब आप पूछेंगे सर, नेचर के साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये बस में बैठ के जा रही थी कि कोई ले गया इसको। भाई इसके साथ एकदम वैसी वाली ही चोट हुई है। बोले कैसे, मैंने कहा उतरना चाहती थी ये हवा कहां पर, इक्वेटर से निकल करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, यानी कर्क रेखा पर, लेकिन पीछे से आ गई जेट स्ट्रीम। कौन सी हवा आ गई, जेट स्ट्रीम। और ये जेट स्ट्रीम क्या होती है साथियों, क्षोभ मंडल में बहुत तेज पवनें चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, जो वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ चलती हैं। कहां की तरफ चलती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए उन्हें वेस्टर्ली कहा जाता है। लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर चलती हैं। वो जो वेस्टर्ली चलती हैं, वो वेस्टर्ली पीछे से बहुत तेज गति से आई, ओ भाई साहब वो बिल्कुल ऐसे ही बहा के ले गई जैसे बाढ़ कचरे को बहा के ले जाती है, और वो अपने साथ इस गर्म हवा को बहा करके कहां ले गई, बिल्कुल इसके किनारे ले गई, जहां पर कोई लॉजिक नहीं था, वहां लेकर के गर्म हवा चली गई। मतलब कहीं की गर्म हवा कहीं उतर गई। अब इसके उतरने से यह हवा पूरी की पूरी यहां लॉक हो गई। अब चक्कर यह पड़ गया कि हमेशा इसकी आदत तो यह थी कि इसे उतरना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उतर कहां गई, और ऊपर जाकर के लगभग 50 डिग्री के आसपास, 50 डिग्री नॉर्थ पर पहुंच गई यह हवा। अब हुआ ये 50 डिग्री नॉर्थ पर वो गर्म हवा पहुंच गई, बाकी फिर से सामान्य हो गई परिस्थितियां सामान्य कैसे हो गई, वापस से जो अगली हवा आई, भाई रोज चलने वाली बातें हैं ये तो, अगली हवा वापस यहीं उतरना शुरू हो गई, वेस्टर्ली सीधा जाना शुरू हो गई, और भाई वो जो गर्म हवा का बवंडर है वो 50 डिग्री पर फंसा रह गया। कैसे फंसा रह गया, जरा आप इस फोटो को देखें, आपको समझ में आ जाए तो आप इसे समझें कि वो किस प्रकार से फंसा रह गया। आप इसे देखें, अरे भैया आजा, ये इस तरह से फंसा रह गया। और भी मैं आपको फोटो दिखाऊं यार, एक्चुअली क्या है कि फोटोज लेके तो हम बहुत सारी आते हैं, पर वो कौन सी कहां लगा देते हैं ये भूल जाते हैं। इधर देखो, तो ये जो एरिया है यहां पर जाकर के ये हवा फंस गई है, और ये जो फंसी हुई हवा है ये पूरा एक ऐसा टीला जैसा बना ली है। क्या बना ली है, टीला, बिल्कुल डोम जैसी संरचना, जैसे मंदिरों के ऊपर नहीं बनता है, ऐसा बना ली है। और ये जो डोम बना है, चूंकि ये गर्म हवा से बना है, इसलिए इसे हीट डोम कहा जा रहा है, क्योंकि भैया बिना उतरे काम नहीं चलेगा, और इसका कोई समाधान नहीं है। तो जब तक ये पूरी तरह हवा डिसेंड नहीं हो लेगी, तब तक कनाडा का टेम्परेचर सामान्य नहीं होगा। फिर आप पूछेंगे कि सर क्या ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं, समुद्र का तापमान बढ़ता है, उसकी वजह से ऊपर हवा बढ़ी है। इस बार गड़बड़ ये हो गई कि उसको जेट स्ट्रीम अपने साथ ले गई कि चलो थोड़ा घुमा के लाते हैं, और वो घुमाने के चक्कर में भैया ये निपट ली है, ठीक है ना। और इसकी वजह से यहां का जो टेम्परेचर है साथियों, वो एकदम बूस्ट करके ऊपर की तरफ चला गया है, और टेम्परेचर जो है वो अपनी रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू लिया है। अगर हम आपको बताएं तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गजब ही लेवल तक ऊपर चला गया है। असल में ये जो गर्म हवा बनी थी, अब ये गर्म हवा डिसेंड होकर के अब नीचे की तरफ आना चाह रही है, और जब ये नीचे आएगी तो पूरे माहौल को गर्म कर देगी। और ये गर्म हवा के पीछे जो जिम्मेदार है, जो नादान परिंदा इसके लिए जिम्मेदार है, उसका नाम जेट स्ट्रीम है।
जो चलना तो सीधा चाहती थी, जो चलना तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चाहती थी, लेकिन एक बार लपेटे में ले गई उसको कि चल थोड़ा घुमा के लाते हैं, और ऐसा लपेटा ले गई कि भाई साहब वो सीधा जाकर के गर्म हवा जो यहां टिकनी चाहिए थी वो अंदर घुस गई है। यह सामान्यतया होने वाली परिस्थिति नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि 10,000 साल में जाकर के यह घटना हुई है। तो इसकी वजह से ये पैनिक मत क्रिएट करिएगा। बहुत सारी जगह पर जैसे कि कई नेता लोग जो हैं कभी पढ़ लिए होंगे 10th 12th के अंदर कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो डायलॉग मार दे रहे हैं, देखिए ग्लोबल वार्मिंग से केवल कनाडा ही नहीं पूरी दुनिया को समझना चाहिए। नहीं भाई, एकदम हुई घटना के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। जो संस्थागत चला आ रहा है उसके लिए समझ में आता है भाई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो जेट स्ट्रीम ने लपेटा मारा ये समझ में आ गया होगा। ये गर्म हवा को ले जाके कनाडा पर रोक दी है, और रुकी हुई ये गर्म हवा कनाडा वालों को भैया खूब जल जल के धुआं कर रही है। ये पूरी प्रक्रिया जिसमें गर्म हवा ऊपर से नीचे आती है कन्वेक्शन ऑफ एयर के माध्यम से जानी जाती है। तो उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करने वाली यह घटना है। आप में से कुछ लोग परेशान हैं अभी इन दिनों इंडिया में सर तापमान क्यों बढ़ा हुआ है। तो बेटा इंडिया में तो तापमान बढ़ने का सीजन है, ये हमारे यहां तो टेक्निकली बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी हमारे यहां निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होगा, और उसकी वजह से हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून चल के आएगा। तो इससे दुखी मत होइए, ये तो होने वाली बात है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहां पर ला नीनो को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कनाडा के लिए। अब ला नीनो क्या होता है, मैं अभी अल नीनो और ला नीनो तो फिलहाल समझाने की स्थिति में आपको नहीं हूं, लेकिन बस इतना समझ जाइए कि जब भी जो आपका साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है, जो पेरू वाला हिस्सा है, वहां पर इन जनरल जो हवाएं आती हैं वो जब अत्यधिक ठंडी हो जाएं तो वो ला नीनो परिस्थितियां कहलाती हैं। तो ये आप केवल इतना सा समझ लीजिए कि जिम्मेदार कारणों में ला नीनो को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। इतना सा आप एक एडिशनल फैक्टर के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं साथियों आगे की तरफ। अगला प्रश्न क्या है अब हम उसको वो बताते हैं जल्दी से। जो भी साथी मेरे साथ इस समय लाइव हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों से, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो कई बार हम क्या होता है जल्दबाजी में लाइक करना भूल जाते हैं, तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को सही हो जाएगा। हाँ जी, एक विद्यार्थी कह रहे हैं मोहित मित्तल सर गुरुदेव हीट डोम एक सप्ताह तक रहता है ना। हाँ, तो टेक्निकली इतना टेम्परेचर है कि ये सप्ताह भर में या 10 दिन में 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ क्लियर। रोहित दिवाकर कनाडा घूमने गई है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हवा कनाडा घूमने गई हुई है। शिवम को मुझसे पढ़ते हुए 1 साल हो गया है, 1 साल में आप एक भी क्लास मिस नहीं किया हूं। हाँ पर शिवम मैंने मतलब 2-5 क्लास मिस जरूर कर दी होंगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों की यही कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए बढ़े आगे की तरफ। हाँ अमिया सिटी बहुत बढ़िया, साउथ अमेरिका देखते ही इसने सारे के सारे फैक्ट लिख दिए, 13 कंट्री सिचुएटेड हैं, ये है बहुत बढ़िया। ये बालिका जो है ना फैक्ट फाइल लेकर के साथ में बैठती है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जितेंद्र, अपने अलवर में रात को कल झमाझम बारिश हुई है, बहुत ही अच्छी बात है। अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी पर पेड क्लासेस में अगर हम चर्चा करें तो पेड क्लासेस में मेरी पेड क्लासेस चल रही हैं यूपीएससी और एसएससी दोनों जगह। यूपीएससी और एसएससी दोनों ही जगह अगर आप सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हैं तो यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित 10 आप यूपीएससी कैटेगरी में अनअकैडमी प्रॉमिस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रॉमिस में 2 साल के आइकॉनिक कोर्स के साथ यदि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 1 साल का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। नंबर 1, आपकी फीस में 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। रेफरल कोड अंकित 10 लगाने पर 10% का डिस्काउंट एडिशनल दिया जाएगा। 10,000 रुपए की 20 बुक्स जो आपको तैयारी के लिए जरूरी हैं वो दी जाएंगी। 2 साल के लिए आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा जो कि आपकी पूरी तैयारी में आपकी सहायता करे, पूरे समय पर वो आपको राह दिखाए। यूपीएससी क्वालिफाइड मेंटर्स आपके साथ पूरे टाइम पर रहने वाले हैं। और इसके अलावा यदि आप यूपीएससी का 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उसके साथ एसएससी और बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन एडिशनली गिफ्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। वहीं एसएससी के अंदर अनअकैडमी का प्रॉमिस जो 1 से लेकर 7 जुलाई के लिए अवेलेबल है, उसमें यह है कि यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 7 जुलाई से पहले तो उसमें आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मात्र 5850 रुपए में दिया जा रहा है। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर आप सीईटी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के साथ 6 महीने का 8,000 रुपए में, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन इसके अंदर दिया जा रहा है।
इसी प्रकार साथियों एसएससी कैटेगरी में 12 बजे इस संडे को एक टेस्ट है कॉम्बैट के नाम से, अगर आप उसमें परफॉर्म किए तो 40 क्वेश्चन 50 मिनट में अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको 50 रैंकर्स में आने पर अमेजन गिफ्ट वाउचर्स तो मिलेंगे ही। टॉप 3 परफॉर्मर्स को हमारे द्वारा, पहले परफॉर्मर को एप्पल आईपैड मिनी, दूसरे को एप्पल एयरपोड और तीसरे को JBL के स्पीकर्स दिए जाएंगे। साथियों ये अनअकैडमी का कॉम्बैट प्रोग्राम है जो कि आप लोग टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करिए, गूगल प्ले स्टोर से अपने फोन नंबर से रजिस्टर करिए और पेमेंट के लिए ऑप्शन चूज कर लीजिए। 12 महीने की फीस 6500 रुपए है। अंकित 10 लगाए तो आपको अब इसमें 6 महीने का एडिशनल मिल जाएगा। 5850 में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। सारे कंटेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगी। आप इस चैनल पर जाकर के कंटेंट की पीडीएफ, क्लास की नोटिफिकेशंस आदि सब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करने में फिर भी कोई असुविधा हो तो इसकी डिटेल में दी गई डिस्क्रिप्शंस में आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।